ओशन ओशन लाइफ से भरा है। ये एक जादुई जगह है। हमें वहाँ इनक्रेडिबल क्रीचर्स मिलते हैं। वे सभी शेप्स और साइजेस में आते हैं। वेल्स एक दूसरे से बात करते हैं। शार्क्स डायनासोर्स से भी पुराने हैं। कोरल रीफ्स रंगीन लाइफ से भरे होते हैं। ये एनिमल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओशन एक डेलिकेट बैलेंस है। सब कुछ कनेक्टेड है। सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर सबसे बड़े व्हेल तक हर क्रीचर एक रोल प्ले करता है। चलो इस पानी की दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करें। कुछ अमेजिंग एनिमल्स से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। व्हेल धरती के सबसे बड़े जानवर होते हैं। ब्लू व्हेल किसी भी डायनासोर से बड़ी होती है। वे जेंटल जायंट्स होते हैं। वे क्रिल नाम के छोटे क्रीचर्स खाते हैं। व्हेल हर सागर में तैरती हैं। वे बहुत दूर तक जाती हैं। उनके परिवार होते हैं और वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कुछ व्हेल सुंदर गाने गाती हैं। डॉल्फिन भी व्हेल परिवार का हिस्सा है। वे बहुत चालाक होती हैं। डॉल्फिन ट्रिक्स सीख सकती हैं। वे क्लिक्स और विसल्स से बात करती हैं। व्हेल और डॉल्फिन को हमारी मदद चाहिए। वे मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाती हैं। वे प्रदूषण से प्रभावित होती हैं। हमें इन गजब के जीवों को बचाना चाहिए। शार्क बहुत शानदार मछलियां हैं। उन्हें अक्सर फिल्मों और मीडिया में बेपरवाह किलर्स के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। ये क्रीचर्स लाखों सालों में विकसित हुए हैं ताकि वे समुद्र के सबसे एफिशिएंट प्रेडेटर्स में से एक बन सकें। वे लाखों सालों से हैं। फॉसिल एविडेंस दिखाता है कि शार्क 400 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। डायनासोर के धरती पर आने से भी पहले उनकी पुरानी लाइनेज उन्हें धरती पर सबसे पुराने जीवित जीवों में से एक बनाती है। शार्क कई तरह के होते हैं। 500 से ज्यादा स्पीसीज के साथ शार्क कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर एक अपने यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेड है। पिक्यूलियर हैमरहेड से लेकर स्लीक मैको तक हर स्पीसीज की मरीन इकोसिस्टम में अपनी एक भूमिका है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। व्हेल शार्क, जो समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, 40 फीट तक लंबी हो सकती है, जबकि छोटी ड्वार्फ लैंटर्न शार्क सिर्फ 8 इंच की होती है। उनके साइज में अंतर के बावजूद सभी शार्क समुद्र के हेल्थ को बनाए रखने में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। शार्क समुद्र के लिए जरूरी हैं। वे मरीन पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी एक स्पीसीज इकोसिस्टम पर हावी न हो। यह बैलेंस कोरल रीफ्स और दूसरे मरीन हैबिटेट्स के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। बीमार और कमजोर जीवों का शिकार करके शार्क बीमारियों को फैलने से रोकते हैं और मरीन पॉपुलेशंस के जेनेटिक हेल्थ को बढ़ावा देते हैं। उनकी मौजूदगी एक हेल्थी ओशन की निशानी है। वे फूड चेन के टॉप पर हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में शार्क के कुछ ही नेचुरल एनिमीज होते हैं। यह पोजीशन उन्हें दूसरे मरीन एनिमल्स की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने की सुविधा देती है, जो बदले में पूरे फूड वेब को प्रभावित करती है। वे दूसरी मछली पॉपुलेशंस को हेल्थी रखते हैं, उन स्पीसीज की संख्या को कंट्रोल करके जो अन्यथा ज्यादा हो जाएंगी। शार्क मरीन लाइफ की डाइवर्सिटी और अबंडेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। लोग अक्सर शार्क से डरते हैं। ये डर काफी हद तक बेसलेस है, क्योंकि इंसानों पर शार्क के हमले बहुत कम होते हैं। असल में आपके बिजली गिरने की संभावना शार्क के काटने से ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर शार्क इंसानों के लिए हार्मलेस है। कई स्पीशीज शाई होती हैं और इंसानों से दूर रहती हैं। उदाहरण के लिए नर्स शार्क्स जेंटल बॉटम ड्वेलर्स हैं, जो लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। केवल कुछ स्पीशीज खतरनाक हैं। ग्रेट व्हाइट टाइगर और बुल शार्क्स ज्यादातर हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन ये घटनाएं भी रेयर होती हैं और अक्सर मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला होती है। हमें शार्क का सम्मान करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। उनके बिहेवियर और इम्पोर्टेंस को समझकर हम इन अमेजिंग क्रीचर्स के साथ शांति से रह सकते हैं। डाइवर्स और रिसर्चर्स अक्सर शार्क के साथ बिना किसी नुकसान के तैरते हैं। यह दर्शाता है कि वे ऐसे माइंडलेस किलर्स नहीं हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है।
शार्क ओवरफिशिंग से खतरे में है। हर साल लाखों शार्क को उनके फाइन्स के लिए मारा जाता है, जिनका उपयोग शार्क फिन सूप में किया जाता है, जो कुछ कल्चर्स में एक डेलिकेसी है। ये प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल है और शार्क पॉपुलेशंस में भारी गिरावट का कारण बनी है। लोग उनके फिन्स के लिए उनका शिकार करते हैं। शार्क फिन्स की मांग ने एक लुक्रेटिव लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बनाई है। फाइन्स अक्सर शार्क के जिंदा रहते हुए ही काट दिए जाते हैं और बाकी शरीर को वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह क्रूल है और समुद्र को नुकसान पहुंचाता है। इकोसिस्टम से शार्क को हटाने के दूरगामी परिणाम होते हैं, जिससे कोरल रीफ्स की गिरावट और लोकल फिशरीज का कोलैप्स होता है। इन एपेक्स प्रेडेटर्स का नुकसान मरीन लाइफ के बैलेंस को बिगाड़ता है। हमें शार्क को बचाना चाहिए ताकि वे सरवाइव कर सकें। इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और शार्क हैबिटेट्स की रक्षा करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ओशंस के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कोरल रीफ पानी के अंदर के शहरों जैसे होते हैं। वे रंग और जीवन से भरे होते हैं। हजारों तरह की अलग अलग मछलियां कोरल रीफ्स में रहती हैं। रीफ की मछलियां बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ बहुत रंगीन होती हैं, कुछ छिपी हुई होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं, कुछ काफी बड़ी होती हैं। हर प्रजाति का एक खास रोल होता है। क्लाउनफिश एनेमोन्स में रहती है। पैरट फिश कोरल को कुतरती है। बटरफ्लाई मछली चट्टानों के बीच तैरती है। रीफ एक व्यस्त और दिलचस्प जगह है। कोरल रीफ्स को प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से खतरा है। हमें इन अहम ठिकानों को बचाना होगा। वे सभी समुद्री जीवों का 1/4 हिस्सा हैं। सेक्शन 5 क्लेवर सेफालोपोड्स, मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज। ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश सेफालोपोड्स हैं। ये शानदार क्रीचर्स मोलस्क के एक क्लास से संबंध रखते हैं, जो अपनी शानदार एबिलिटीज और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। स्टडीज से पता चला है कि सेफालोपोड्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। वे मेज में नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनकी एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज को दिखाते हैं। उनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है और वे अपना कलर चेंज कर सकते हैं। यह एबिलिटीज सिर्फ कैमोफ्लेज के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और दूसरे सेफालोपोड्स को सिग्नल देने के लिए भी होती है। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, जिन पर स्कर लगे होते हैं। ये स्कर बहुत स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव होते हैं, जिससे वे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ तक कि जो छूते हैं उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। वे छोटी से छोटी जगहों में भी घुस सकते हैं। अपनी सॉफ्ट बोनलेस बॉडी की वजह से ऑक्टोपस अपने शरीर के साइज से बहुत छोटी ओपनिंग से भी गुजरने के लिए खुद को मोड़ सकते हैं, जिससे वे मायावी एस्केप आर्टिस्ट बन जाते हैं। वे कैमोफ्लेज के मास्टर होते हैं। अपनी स्किन में पिगमेंट को मैनिपुलेट करके ऑक्टोपस अपने आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिससे वे प्रेडेटर्स से बचते हैं और शिकार पर चुपके से हमला करते हैं। वे इंक के बादल में गायब हो सकते हैं। ये इंक न केवल ऑक्टोपस को दिखाई देने से रोकती है, बल्कि इसमें ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो प्रेडेटर की सूंघने की शक्ति को कम कर सकते हैं, जिससे एक इफेक्टिव एस्केप मैकेनिज्म मिलता है। स्क्विड अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। अपनी स्ट्रीम अलाइंड बॉडी और पावरफुल जेट प्रोपल्शन के साथ वे प्रेडेटर्स से बचने या शिकार को पकड़ने के लिए शानदार स्पीड से पानी में चल सकते हैं। उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी और पावरफुल टेंटेकल्स होते हैं। ये टेंटेकल्स स्कर और हुक से लैस होते हैं, जो उन्हें समुद्र की गहराई में जबरदस्त शिकारी बनाते हैं। वे कम्युनिकेट करने और प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए तेजी से कलर चेंज कर सकते हैं। यह तेजी से कलर चेंज उनकी स्किन में क्रोमेटोफोर नामक स्पेशल सेल्स द्वारा कंट्रोल होता है, जिससे वे सिग्नल्स भेज सकते हैं या शानदार डिस्प्ले बना सकते हैं। कटलफिश में एक स्पेशल बोन होती है जिसे कटल बोन कहा जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर पोरस होता है और उन्हें अपनी उछाल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये उन्हें अपनी उछाल को कंट्रोल करने में मदद करता है। कटल बोन के भीतर गैस टू लिक्विड रेशियो को एडजस्ट करके कटलफिश आसानी से पानी के कॉलम में ऊपर नीचे जा सकती है। वे पानी में होवर कर सकते हैं
और अपने आसपास के माहौल से मैच करने के लिए कलर चेंज कर सकते हैं। यह एबिलिटी न केवल कैमोफ्लाज में मदद करती है बल्कि शिकार में भी मदद करती है, क्योंकि वे बैकग्राउंड में घुल मिल कर शिकार पर हमला कर सकते हैं। Section 6 The Symphony of the Seas Communication Under the Waves। ओशन एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है जो जीवन और एक्टिविटी से भरा है। वेव्स के नीचे कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो समुद्री जीवों को ऐसे तरीकों से टॉक-चीत करने देता है जो उनके सर्वाइवल के लिए दिलचस्प और ज़रूरी दोनों हैं। ओशन के एनिमल्स दिलचस्प तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं। सबसे छोटे श्रिम्प से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक हर स्पीशीज ने मैसेज देने, मेट्स ढूंढने और अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट करने के लिए अनोखे तरीके डेवलप किए हैं। यह अंडर वाटर सिम्फनी समुद्री जीवन की इंजेन्यूटी और अडेप्टेबिलिटी का एक सबूत है। वे साउंड, लाइट और यहाँ तक कि टच का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स ओशन की गहरी अंधेरी जगहों में कम्युनिकेट करने के लिए लाइट निकालते हैं। इस लाइट का इस्तेमाल मेट्स को अट्रैक्ट करने, प्रीडेटर्स को दूर भगाने या यहाँ तक कि प्रे को लुभाने के लिए भी किया जा सकता है। लाइट पैदा करने की एबिलिटी एक कमाल का एडेप्टेशन है जो नेचर की क्रिएटिविटी को दिखाता है। व्हेल ऐसे गाने गाती हैं जो पानी के नीचे मीलों तक जाते हैं। ये गाने सिर्फ रैंडम शोर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम्पबैक व्हेल जैसे अपने लंबे डरावने गानों के लिए जानी जाती हैं जो घंटों तक चल सकते हैं। माना जाता है कि ये गाने मेटिंग रिचुअल्स और सोशल बॉन्डिंग में रोल निभाते हैं। डॉल्फिन खाने की तलाश और एक दूसरे से बात करने के लिए क्लिक्स और विसल्स का इस्तेमाल करती हैं। उनकी सोफिस्टिकेटेड इकोलोकेशन एबिलिटीज उन्हें गंदे पानी में नेविगेट करने, प्रे का पता लगाने और अपने पॉड मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने देती है। हर डॉल्फिन का एक अनोखा सिग्नेचर व्हिसल होता है, जैसे एक नाम जो उन्हें एक दूसरे को पहचानने और बुलाने में हेल्प करता है। मछली अपने स्विम ब्लैडर का इस्तेमाल शोर मचाने के लिए करती है। ये साउंड कई पर्पस के लिए हो सकते हैं, जैसे मेट्स को अट्रैक्ट करना, प्रीडेटर्स को डराना या टेरिटरी बनाना। मछली द्वारा पैदा की गई साउंड्स की डाइवर्सिटी कमाल की है, जो ग्रंट्स और क्रोक्स से लेकर पॉप्स और क्लिक्स तक होती है। क्रैब्स समुद्र के तल पर अपने पंजों से आवाज करते हैं। ये ड्रमिंग कम्युनिकेशन का एक रूप हो सकता है जो दूसरे क्रैब्स को टेरिटरी या मेटिंग रेडीनेस के बारे में बताता है। कुछ जानवर बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी खुद की लाइट पैदा कर सकते हैं, एक ऐसा फीचर जो अंधेरे गहरे समुद्र के एनवायरनमेंट में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, खास तौर पर यूजफुल है। इसका मतलब है कि वे अपनी खुद की लाइट पैदा कर सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कैमोफ्लेज, अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन जैसे क्रिटिकल फंक्शन पूरे करता है। जैसे जेलीफिश की कुछ स्पीशीज अपने चमकते टेंटेकल्स का इस्तेमाल प्रे को लुभाने के लिए करती हैं, जबकि दूसरी प्रीडेटर्स द्वारा पता लगने से बचने के लिए पानी की चमकदार सतह में घुलने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती हैं। गहरे समुद्र के क्रीचर्स मेट्स को अट्रैक्ट करने या प्रीडेटर्स को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गहरा ओशन हमेशा अंधेरे की दुनिया है और बायोल्यूमिनेसेंस इन क्रीचर्स को अपने एनवायरनमेंट और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने का एक तरीका देता है। पैदा की गई लाइट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अट्रैक्शन का एक बीकन या वार्निंग सिग्नल हो सकती है। ओशन में सर्वाइवल के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। ये एनिमल्स को खाना ढूंढने, खतरे से बचने और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इन कम्युनिकेशन मेथड्स के बिना कई समुद्री स्पीशीज विशाल और अक्सर खतरनाक समुद्री एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करेंगी। जानवर इसका इस्तेमाल खाना ढूंढने, खतरे से बचने और रिप्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जैसे समुद्री कछुए अपने नेस्टिंग बीचेस पर वापस नेविगेट करने के लिए एनवायरनमेंट से हल्के संकेतों पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह मछली की कई स्पीशीज रिप्रोडक्टिव रेडीनेस का संकेत देने के लिए फेरोमोन्स का इस्तेमाल करती है, जिससे उनकी स्पीशीज का कंटिन्यूएशन पक्का होता है। ओशन साउंड और लाइट की एक सिम्फनी है। कम्युनिकेशन का यह जटिल वेब समुद्री जीवन की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का एक सबूत है। जैसे जैसे हम इन अंडर वाटर इंटरैक्शंस को एक्सप्लोर
और अंडरस्टैंड करते रहेंगे, हमें वेव्स के नीचे के जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के लिए गहरी सराहना मिलेगी। नए का सेक्शन 7 हमारे महाओशियनों के लिए खतरे, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हमारे महासागर खतरे में हैं। प्रदूषण एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक का कचरा समुद्रों का दम घोंट रहा है। रसायन समुद्री जीवन को झड़ दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक और बड़ी समस्या है। महासागर गर्म हो रहा है। इससे कोरल रीफ्स और दूसरे समुद्री आवासों को नुकसान हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ज़्यादा मछली पकड़ना भी एक गंभीर खतरा है। हम समुद्र से बहुत ज़्यादा मछलियाँ निकाल रहे हैं। इससे महासागर के इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है। ये खतरे हमारे महाओशियनों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। हमें उन्हें बचाने के लिए अभी काम करना होगा। सेक्शन 8 अपने महाओशियनों की रक्षा करना, एक साझा जिम्मेदारी। हम सभी अपने महाओशियनों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें प्लास्टिक का अपना इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है। हमें रिसाइकल करना चाहिए और कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करना चाहिए। हम टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों का सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा सीफूड चुनें जिसे टिकाऊ तरीके से पकड़ा या पाला गया हो। इससे मछली के स्टॉक को बचाने में मदद मिलेगी। हम महासागर और उसको जिन खतरों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में और जान सकते हैं। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार को महासागर के लिए सही चुनाव करने के लिए इनकरेज करें। हम उन संगठनों को सपोर्ट कर सकते हैं जो समुद्री जीवन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हर छोटी कोशिश काम आती है। सेक्शन 9 हमारे महाओशियनों का भविष्य के लिए आशा। हमारे महाओशियनों का भविष्य हम पर निर्भर करता है। अगर हम अभी काम करें तो हम फर्क ला सकते हैं। हम अपने महाओशियनों को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। हम समुद्री रिजर्व बना सकते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र हैं जहां समुद्री जीवन पनप सकता है। इससे जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। हम प्रदूषण को साफ करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। हम सब सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। महासागर एक कीमती रिसोर्स है। ये हमें भोजन, ऑक्सीजन और मनोरंजन देता है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाने के लिए मिलकर काम करें।